जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, हर रोज़ मैं आपके लिए जॉब्स की लेटेस्ट ओपनिंग लाता रहता हूं और आप लोगों को आपके मनपसंद जॉब्स में अप्लाई करने में हेल्प भी करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जॉब को अप्लाई करने वक्त आपसे आपकी रेज्यूमे मांगी जाती है, और जो बात आप लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि 95% लोग अपनी रेज्यूमे की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उन कैंडिडेट्स के पास अपना रेज्यूमे नहीं होता है, या फिर सही तरीके से नहीं बना होता है, जिसके कारण उनका रेज्यूमे एचआर को इम्प्रेस नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं या अभी अभी अपना काम शुरू किया है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको अपना एक पावरफुल रेज्यूमे बनाना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स शेयर किए हैं गाइस, जिसको फॉलो करके आप भी अपना एक ब्रिलियंट और पावरफुल रेज्यूमे बना सकते हैं। क्या आप भी अब रेज्यूमे बनाते टाइम आपको ऐसा लगता है कि क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, कैसे लिखें? अभी आप तो फ्रेशर्स हैं, तो एक्सपीरियंस में क्या लिखें, अपने अचीवमेंट्स को कैसे लिखें? लेकिन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं जिसको आप सिंपली ऑब्जर्व करके एक बहुत ही ब्रिलियंट और पावरफुल रेज्यूमे लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे अच्छे से आपको समझाऊंगा। पॉज कर लीजिए जहां भी आपको वक्त की ज़रूरत हो। लेकिन गाइज, इफ़ यू फॉलो दिज स्टेप्स, तो 1 घंटे के अंदर आपका फंडामेंटल ढांचा खड़ा हो सकता है, एंड फिर आप उसके ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देर किस बात की गाइस, चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले स्टेप की ओर। स्टेप 1, गूगल डॉक्स खोलिए। हम गूगल डॉक्स पे काम करेंगे। मैं गूगल डॉक्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कोई अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल डॉक्स में अपना रेज्यूमे बनाते हैं, तो यहाँ आपको पहले से ही रेज्यूमे का एक टेम्पलेट मिल जाता है, और इसलिए ये थोड़ा इजी भी हो जाता है गाइस। तो रेज्यूमे के एक टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ एक ऐसा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 गाइस, आपका नाम। आपका नाम हमेशा सबसे बड़े और सबसे बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए। आप उसको लिखिए। स्टेप 3, आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल। इसे हम अभी पॉज करेंगे और लास्ट में लिखेंगे। क्यों? ये याद रखिए गाइस कि जब कभी भी हम किसी की समरी लिखते हैं या किसी चीज़ को संक्षेप में लिखते हैं, तो वो लिखने के बाद ही या देखने के बाद ही कर सकते हैं। तो अगर आपने शुरुआत में ही समरी से करी हो, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। जिसको पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप प्रेशर में होंगे कि लिखना है, सो वी विल कम बैक टू दिस। सो नेक्स्ट स्टेप गाइस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो एचआर या रिक्रूटर को अभी आपके पूरे डिटेल्ड एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जब ज़रूरत होगी तो वो मांग लेंगे आपसे। आप सिर्फ 3 या 4 चीज़ें लिख दें। नंबर 1, आपका मोबाइल नंबर, ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। नंबर 2, आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस प्लीज़ गाइज वो अपना रॉकस्टार रंजन 1980@gmail.com या फिर एंजल प्रिया 1992@gmail.com नहीं, उसमें प्लीज़ 1 2 5 17 19 मत डालिए। अपने ईमेल एड्रेस को प्रोफेशनल रखने के लिए गाइस अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स ज़्यादा एंड नंबर्स कम रखिए। थर्ड, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर नहीं बनाया है तो तुरंत बनाओ।
और अगर नहीं बनाना आता तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वहाँ मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है कि लिंक्डइन पे कैसे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि गाइज लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी एंट्री है टुवर्ड्स द गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन द वर्ल्ड टुडे। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो किसी पॉइंट पे इफ़ नॉट ऑलरेडी आपके रेज्यूमे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। एंड फोर्थ गाइज, आपका एड्रेस, लेकिन जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट में। नेक्स्ट स्टेप आपका एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, फ्रेशर के बारे में मैं आगे बात करूँगा। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं और आप एक्चुअली काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, then your experience is advertisement for all the good things that you have done while at work। जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से शुरू करके जो आपने सबसे पहले करी थी वहाँ तक लिखते हैं। आप पहले से शुरू नहीं करते, आप अभी से शुरू करते हैं। 3-4 कंपोनेंट्स। सबसे पहले गाइज आपकी कंपनी का नाम, दूसरा आपकी डेजिग्नेशन, तीसरा आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में गाइज ध्यान देना है कि डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथ और ईयर लिख सकते हैं। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अप्रैल 2018 टू प्रेजेंट। यहाँ पर अप्रैल 2018 हमारा स्टार्टिंग टाइम है एंड प्रेजेंट इज़ फॉर कि आप अभी भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और आप अपनी प्रीवियस कंपनी के लिए स्टार्टिंग एंड लीविंग टाइम ज़रूर लिखें। फिर आते हैं आपके काम पर, आपके वर्क अचीवमेंट पर। मैंने वर्ड यूज़ किया है गाइस अचीवमेंट, वर्क प्रोफाइल नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। क्या मतलब कि वो ये लिख देते हैं कि वो करते क्या थे, वो ये लिखते हैं कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या थी। रिक्रूटर को ये नहीं जानना, उनको ये नहीं जानना कि आप सेल्स में सेल्स करते थे या आप मार्केटिंग में मार्केटिंग करते थे। ये तो ऑब्वियस है। रिक्रूटर को ये जानना है कि वो काम आपने कितने अच्छे से, कितनी खुशी के साथ किया है। तो अपना जॉब प्रोफाइल मत शेयर कीजिए प्लीज़। व्हाट दे वांट टू नो इज़ कि आपने वो काम कितने अच्छे से किया है, कितनी खूबी से किया है। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो गाइस, जैसे कि सेल्स का ही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि सेल्स एक बहुत ही एप्लीकेबल फंक्शन है। 2 ऑप्शन है गाइस, एक जॉब प्रोफाइल और एक जॉब अचीवमेंट। जॉब प्रोफाइल कैसे लिखेंगे इसको? वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर B2B सेल्स फॉर द कंपनी टेक्नोलॉजी डिवीज़न। ये एक बहुत ही रीज़नेबल एक्यूरेट स्टेटमेंट लग रहा है और बहुत सारे रेज्यूमे में आपको यही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मेरे को बदलना हो, देन मेक इट इनटू एन अचीवमेंट। मैं लिखूँगा अचीव्ड 110% ऑफ टारगेट इन B2B टेक्नोलॉजी डिवीज़न ऑफ द कंपनी, closing 37 new clients contributing to 20% एडिशनल रेवेन्यू। सडनली गेम चेंज हो गई गाइज। कहाँ आप एक B2B सेल्स के इंचार्ज थे और सडनली कहाँ आप एक रॉक स्टार सेल्स पर्सन बन गए। दैट्स द डिफरेंस। इसको इग्नोर मत करिए और सबसे ज़्यादा टाइम इसको लिखने में ही दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है गाइज एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत क्लियरली आपको रिसेंट या लेटेस्ट एजुकेशन, स्कूल या कॉलेज का नाम, डिग्री एंड ईयर ऑफ द पासिंग, ये सारा कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको लिखना है। अपने मार्क्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बट अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं या आपको लगता है कि बुरे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से लिखना कैसे है, तो स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट। और फिर फाइनली
गाइज आता है आपका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें बहुत सारे लोग, आई डोंट नो व्हाई, अपनी वर्क अचीवमेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं गाइज? अपनी वर्क अचीवमेंट, लाइक was promoted first year itself, was awarded best employee of the month, was best employee of the year। भाई, ये आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में क्यों नहीं लिखते? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो है वो आप कहाँ लिखना चाहेंगे, तो क्या वो आप सबसे लास्ट में लिखेंगे अपने रेज्यूमे में? नहीं ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे सबसे ऊपर लिख देता। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग वहीं से करता, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन स्टेट। तो प्लीज़ वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में उसको लिखिए। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी अबाउट कि अ, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी हॉबीज़, या कुछ ऐसा जो दिखाता हो कि आप एक टीम प्लेयर हो, आप एक क्विक लर्नर हो, आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, आपके मल्टीपल इंटर्नशिप्स हैं, वॉट एवर द केस में बी, बिकॉज दैट टेल्स कि ये इंसान जो है वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है। एंड देन देयर इज अ स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में क्या आता है गाइज? स्किल सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे। जो जेडी है, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिए अपना रेज्यूमे बनाएंगे। एंड दैट इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्ट विथ। हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन, हर एक जॉब के लिए दोस्तों एक अलग रेज्यूमे बननी चाहिए। ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये शिद्दत आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक जॉब की डिमांड अलग होती है गाइस। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ वर्क एक्सपीरियंस, सो स्टार्ट विथ योर एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन सबसे पहला सेक्शन होगा, और उस केस में हम फिर वही बात करेंगे कि किस स्कूल या कॉलेज से कौन सी डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, एंड देन यू विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू डिड ड्यूरिंग कॉलेज डेज, जिससे आपको एक अच्छे प्रोफेशनल बनने में मदद मिल सके। इंटर्नशिप्स गाइज जो आपने करी होंगी, मिनी प्रोजेक्ट्स या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो आपने करी होंगी, क्लासरूम असाइनमेंट्स जो बहुत ज़रूरी है गाइज, किसी फेस्टिवल में आपने भाग लिया हो, एनीथिंग दैट सेज कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, आप एक क्विक लर्नर हैं, आप एक कमिटेड इंडिविजुअल हैं, एंड समवन हु इज़ डेडिकेटेड, समवन हु इज़ वेरी स्टूडियस, एंड ऑल द अदर थिंग्स जो आप शोकेस कर सकते हैं, करिए, रुकिए मत। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ ढांचा बना लेंगे। दिस विल बी द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। फाइनली आते हैं गाइज समरी पर। समरी आपकी समरी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर किसी को बिना आपसे मिले सिर्फ आपकी समरी पढ़कर ये डिसाइड करना हो कि विल दे वांट टू मीट यू और नॉट। और इस केस में आपकी समरी कभी भी सेम नहीं रहेगी। जैसे ही आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी स्किल शोकेस करेंगे, वैसे ही यहाँ भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी समरी बदलनी ही होगी। आपको कुछ ऐसा लिखना होगा जो कि रेज्यूमे की एक्चुअल समरी है, लेकिन द चॉइस ऑफ द वर्ड विल बी फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब गाइज दो और टिप्स जाने से पहले जो कि बहुत ज़रूरी है जाननी। नंबर 1, प्लीज़ कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए। और दूसरा, कभी भी अपना रेज्यूमे वर्ड डॉक्यूमेंट में मत शेयर कीजिए, हमेशा हमेशा इसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ही शेयर कीजिए। एक और लास्ट टिप गाइज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखा जाता है या बोला जाता है कि एक जॉब एप्लीकेशन में हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं। सो ऑन सो एवरेज एक रिक्रूटर एक रेज्यूमे को शायद 6, 10 या फिर 15 सेकंड के लिए देखता होगा। विच मीन्स कि अगर आपका रेज्यूमे हर एक रेज्यूमे के जैसा ही दिखता है तो चांसेस हैं कि आप इतने आसानी से शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे।
तो ये थी गाइस कुछ टिप्स जो कि आपके रेज्यूमे को एक विनिंग रेज्यूमे में बदल देगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।